हाय एवरीवन, वेलकम टू एरो नॉलेज। हमारी कार एम की सीरीज़ में हमने लास्ट वीडियो में सब पार्ट बी अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट किया था और उसमें हमने पैरा ए ओनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कवर कर लिया था। आज की वीडियो में हम जो नेक्स्ट हमारे पैरा हैं उनको कवर करने वाले हैं। पैरा ए में हमने 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखी थी। पहली है मेंटेन द एयरक्राफ्ट इन एन एयरवर्दी कंडीशन, इंश्योर करेक्ट इंस्टॉलेशन एंड सर्विसिबिलिटी ऑफ ऑपरेशनल एंड इमरजेंसी इक्विपमेंट, कीप द एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट वैलिड एंड परफॉर्म मेंटेनेंस अकॉर्डिंग टू द अप्रूव्ड मेंटेनेंस प्रोग्राम। ये सारी ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बट ये की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो बाकी ऑपरेटर्स को भी एप्लीकेबल होती है, वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। बट ये 4 जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आप कार एम का डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको कार एम का डॉक्यूमेंट शो कर देता हूँ। तो ये जो 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आगे बढ़ते हैं। पैरा बी में बात की जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ट्रांसफर्ड व्हेन लीज्ड। मींस जो ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब ऑपरेटर की है जिसने एयरक्राफ्ट लीज पे लिया है। सो दैट्स व्हाट इट इज़ मेंशन्ड हियर। ओनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ट्रांसफर टू लेसी इफ़ स्टिपुलेटेड इन रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट और लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब जब भी एयरक्राफ्ट लीज पे लिया गया है तो उसका एक रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट होगा या लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर वो साइन हो चुका है और एयरक्राफ्ट लीज पे जा चुका है तो वो एक प्रूफ है कि जो भी ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो लेसी के ऊपर ट्रांसफ़र हो चुकी है, यानी कि जिसने एयरक्राफ्ट लीज पे लिया है। नेक्स्ट पैरा है मेंटेनेंस परफॉर्मर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मिंग मेंटेनेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टास्क परफॉर्म्ड। यहाँ पे मेंटेनेंस परफॉर्मर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की जा रही है कि जो भी मेंटेनेंस परफॉर्म करता है वो उसके लिए कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट पैरा आता है पायलट इन कमांड और ऑपरेटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन। प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन आपको मालूम होगा क्या होता है। सो प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन की जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आइदर पायलट इन कमांड और द ऑपरेटर। ऑपरेटर इंश्योर करता है कि प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन प्रॉपरली कैरी आउट हो और ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है पायलट इन कमांड को। पायलट इन कमांड ही आपका प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन कैरी आउट करता है। नेक्स्ट पैरा आता है ऑपरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर शेड्यूल 11 ऑपरेटर। नाउ इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानने से पहले आपको शेड्यूल 11 ऑपरेटर्स का मीनिंग पता होना चाहिए जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ DGCA, एयर ऑपरेटर्स सर्टिफाइड इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 11 रिफर्स टू द रिक्वायरमेंट्स फॉर द ग्रांट ऑफ AOC फॉर शेड्यूल्ड कम्यूटर एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। DGCA के अंदर ऐसे ऑपरेटर्स जिनको AOC मिलता है फॉर शेड्यूल्ड कम्यूटर एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। इसका बेसिक और सिंपल एग्जांपल है आपकी शेड्यूल्ड एयरलाइंस। जो भी इंडिया में शेड्यूल्ड एयरलाइंस ऑपरेट होती है, आइदर इंडिगो, एयर इंडिया और बाकी और कोई भी एयरलाइन, वो सारी आपकी शेड्यूल 11 ऑपरेटर्स बोली जाती है बिकॉज दे हैव रिसीव्ड देयर AOC टू ऑपरेट एज शेड्यूल्ड कम्यूटर एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। सो शेड्यूल 11 का मीनिंग है आपकी शेड्यूल्ड एयरलाइंस। तो शेड्यूल 11 ऑपरेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है? सबसे पहले इंश्योर कंडीशंस इन पैरा ए आर मेट। पैरा ए कौन सा था जहाँ पर हमने ओनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की थी। जो 4 ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये एप्लीकेबल होगी शेड्यूल 11 ऑपरेटर्स के लिए भी। ऑपरेटर को ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लाई करनी है। सेकेंड है बी अप्रूव्ड एज कंटिन्यूइंग एयरवर्दीनेस मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन as part of their air operator certificate, यानी कि they have to be approved as a CAMO organization under their AOC। तो ये शेड्यूल 11 ऑपरेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज पर CAR-M। नेक्स्ट आता है ऑपरेटर्स हु आर ऑपरेटिंग कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट फॉर कमर्शियल ऑपरेशंस। कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट की डेफिनेशन मैंने इनिशियल वीडियो में आपको बताई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं और एल्स आप इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट की डेफिनेशन क्या होती है। इन सिंपल वर्ड्स इट्स अ लार्ज एयरक्राफ्ट। ऑपरेटर्स जो लार्ज एयरक्राफ्ट या कमर्शियल मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेट करते हैं फॉर कमर्शियल ऑपरेशंस, उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल पैरा ए में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई है फॉर द ओनर, जो मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो एप्लीकेबल है इन ऑपरेटर्स को भी। और सेकेंड, दे हैव टू परफॉर्म देयर एयरवर्दीनेस रिलेटेड टास्क फ्रॉम एन अप्रूव्ड कैमो ऑर्गेनाइजेशन और थ्रू अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट एज पर अपेंडिक्स आई। उनको अपने टास्क अप्रूव्ड कैमो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करना है। आइदर दे कैन बी अप्रूव्ड और दे कैन हैव अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर अप्रूव्ड कैमो ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट ऑपरेटर है कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट
विद नॉन कमर्शियल ऑपरेशन। ऐसे ऑपरेटर्स जो कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट यूज़ करते हैं फॉर नॉन कमर्शियल ऑपरेशन, उनके लिए भी सेम पैरा ए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एप्लीकेबल है। एंड द सेकेंड वन, दे हैव टू परफॉर्म देयर टास्क बाय एन अप्रूव्ड कैमो ऑर्गेनाइजेशन और थ्रू अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट विद any approved CAMO organization, and they have to perform their maintenance by an approved CAR 145 maintenance organization only. Either they can be approved as a CAR 145 organization or they have to have a written contract with any approved CAR 145 organization to maintain their aircraft. नेक्स्ट ऑपरेटर है ऐसे ऑपरेटर्स जो नॉन कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेट करते हैं फॉर नॉन कमर्शियल ऑपरेशंस। सो नॉन कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट कोई स्मॉल एयरक्राफ्ट, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है। सो ऐसे ऑपरेटर्स, अगेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पैरा ए आर इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन हु इज़ ऑपरेटिंग एन एयरक्राफ्ट। एंड द सेकेंड वन, they have to conduct their tasks by an approved CAMO organization, and maintenance they have to be doing with a CAR M Subpart F maintenance organization. Either they can be approved as a CAR M Subpart F maintenance organization or they can have a contract with any approved CAR M Subpart F maintenance organization to maintain their aircraft. So ये सारे differences है responsibilities में as per the ऑपरेटर्स कि कौन सा ऑपरेटर कैसा एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रहा है और उसको कैसी ऑर्गेनाइजेशन से अपने टास्क करवाने हैं और कैसी ऑर्गेनाइजेशन से अपनी मेंटेनेंस करवानी है। अब यही जो सारे पॉइंट्स हैं हम वो रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर से थ्रू द कार एम डॉक्यूमेंट, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आपको कार एम डॉक्यूमेंट के थ्रू चीज़ें समझ नहीं आती, तो हम वन बाय वन सारे पॉइंट्स देखेंगे और उसको इजीली समझेंगे। सो स्टार्ट होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। हम पैरा बी की बात कर रहे थे, लेकिन आपको पैरा ए के पॉइंट मालूम होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये सारे पॉइंट्स एप्लीकेबल होंगे आगे के जो भी पैरा हैं। सो पैरा बी बोलता है व्हेन द एयरक्राफ्ट इज लीज्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ओनर आर ट्रांसफर टू द लेसी। यानी कि एयरक्राफ्ट जब लीज पे जाता है तो सिंपल सी बात है, ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेसी के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाती है। लेसी मींस जो उस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने वाला है जिसने एयरक्राफ्ट को लीज पे लिया है। सो इसका प्रूफ क्या होता है? एक रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट होगा या एक लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा विच विल बी साइंड बिटवीन बोथ द पार्टीज़। जब वो साइन हो चुका है, एयरक्राफ्ट लीज पे आ चुका है, देन दिस डॉक्यूमेंट इज़ अ प्रूफ दैट ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स, ऑल दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर ट्रांसफर्ड टू द लेसी फ्रॉम द ओनर। नाउ यहाँ पर नोट में जो सेकंड पॉइंट है ये आपको ध्यान देना ज़रूरी है। वुड इंक्लूड फॉरेन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय इंडियन शेड्यूल्ड कम्यूटर ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एयरक्राफ्ट फॉरेन रजिस्टर्ड भी हो सकता है, बट इफ़ इट इज़ बीइंग ऑपरेटेड बाय एन इंडियन शेड्यूल्ड कम्यूटर ऑपरेटर, यानी कि शेड्यूल्ड एयरलाइन अगर उसे ऑपरेट कर रही है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ट्रांसफ़र होंगी। पैरा सी बोलता है एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मिंग मेंटेनेंस शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द टास्क परफॉर्म्ड। कोई भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जो मेंटेनेंस कर रही है, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द टास्क दैट दे आर डूइंग। नेक्स्ट आता है प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पायलट इन कमांड, और इन द केस ऑफ एयरक्राफ्ट विच आर यूज्ड बाय शेड्यूल 11 ऑपरेटर्स, उस केस में ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। द इंस्पेक्शन शेल बी कैरिड आउट बाय द पायलट or another qualified person but need not be carried out by an approved maintenance organization or by CAR 66 certifying staff। यानी कि मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन को करना वो ज़रूरी नहीं है, या CAR 66 सर्टिफाइंग स्टाफ को प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन करना ज़रूरी नहीं है। ये कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी पायलट इन कमांड की ही होनी चाहिए। नेक्स्ट पैरा बोलता है इन द केस ऑफ एयरक्राफ्ट विच आर बीइंग यूज्ड फॉर शेड्यूल 11 ऑपरेटर्स, मींस शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के लिए अगर एयरक्राफ्ट यूज़ हो रहा है, उस केस में इंश्योर दैट नो फ्लाइट टेक्स प्लेस अनलेस द कंडीशंस सेट आउट इन पॉइंट ए। पॉइंट ए कौन सा है जो हमने सबसे पहले देखा है? ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको कवर करनी है। और सेकेंड, टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू इंश्योर इट्स अप्रूवल एज अ कंटिन्यूइंग एयरवर्दीनेस मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन pursuant to CAR CAMO or Subpart G of this car as part of their AOC for the aircraft it operates। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स दी गई है। कैमो आपको पता होना चाहिए, कंटिन्यूइंग एयरवर्दीनेस मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, pursuant to CAR CAMO। सो एज पर द इशू 3 ऑफ CAR M, कार कैमो एक नया रेगुलेशन डिफाइन किया गया है, बट इट इज़ कम्प्लीटली द कैमो ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सबपार्ट जी ऑफ कार एम इज़ द कैमो ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको मालूम हो। सो यहाँ पर बोल रहा है कि शेड्यूल 11 ऑपरेटर्स को अपने टास्क्स हैं वो अप्रूव्ड कैमो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही
कंडक्ट करवाने हैं एज पर कार एम सब पार्ट जी और एज पर कार कैमो। एंड सेकेंड फॉर शेड्यूल 11 ऑपरेटर्स, पैरा 3 बोलता है टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू इंश्योर इट्स अप्रूवल इन अकॉर्डेंस विद कार 145 और conclude a written contract in accordance with point CAMO of car CAMO or point MA 708 of this car with an organization which has been approved in accordance with car 145। सो ये सिंपल सी बात है, आपको अपने एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस के लिए एक कार 145 अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन आपके एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस करेगी। आपको कार 145 का अप्रूवल होना ज़रूरी नहीं है, यू कैन हैव अ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट विद दैम, बट कैमो का अप्रूवल होना आपको ज़रूरी है। ये डिफरेंस है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉर कॉम्प्लेक्स मोटर पार्ट एयरक्राफ्ट यूज फॉर कमर्शियल ऑपरेशंस, ये मैंने आपको प्रेजेंटेशन में शो किया था। कॉम्प्लेक्स मोटर पार्ट एयरक्राफ्ट को आप लार्ज एयरक्राफ्ट के तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर ऐसा कोई एयरक्राफ्ट कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए यूज़ हो रहा है, इन दैट केस अगेन पॉइंट ए में जो भी कंडीशंस है वो सारी कंप्लीट होनी चाहिए। सेकेंड, द टास्क एसोसिएटेड विद कंटिन्यूइंग एयरवर्दीनेस आर परफॉर्म बाय अ कैमो अप्रूव्ड और इट शैल कंक्लूड अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट एज रिगार्ड्स द परफॉर्मेंस ऑफ दोज टास्क। तो ये भी एक सिंपल सा पैरा है, ये बोलता है कि आपके जो टास्क है वो अप्रूव्ड कैमो ऑर्गेनाइजेशन से होने चाहिए, या तो आप उसके लिए अप्रूव्ड हो एज अ कैमो ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी कैमो ऑर्गेनाइजेशन से आपका रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो जो कि अप्रूव्ड कैमो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ आप रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और अपने टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। एंड द थर्ड पैरा अगेन अबाउट द मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, कि आपके पास अगर अप्रूवल नहीं है तो आप एक अप्रूव्ड कार 145 ऑर्गेनाइजेशन से अपनी मेंटेनेंस करवा सकते हैं थ्रू अ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट जो पॉइंट है बोलता है फॉर कॉम्प्लेक्स मोटर पार्ट एयरक्राफ्ट विच आर नॉट इंक्लूडेड इन पॉइंट ई, मीन्स यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स मोटर पार्ट एयरक्राफ्ट था वो कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए था और यहाँ पर नॉन कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए है, बट रिक्वायरमेंट्स जो होंगी वो कम्प्लीटली सेम होगी। पैरा ए की रिक्वायरमेंट्स आपको कंप्लीट करनी है और सेकंड, आप या तो अप्रूव्ड कैमो ऑर्गेनाइजेशन हो या अपने टास्क एक अप्रूव्ड कैमो ऑर्गेनाइजेशन से करवाएं थ्रू अ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। एंड नेक्स्ट वन, आपके एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस कार 145 ऑर्गेनाइजेशन ने ही करनी चाहिए, वो कार 145 ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड होनी चाहिए, या तो आप अप्रूव्ड हो या फिर एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट आपके पास हो विद अ कार 145 ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन योर एयरक्राफ्ट। एंड लास्ट पार्ट, यहाँ पर दो कंडीशन आ जाती है फॉर एयरक्राफ्ट अदर देन कॉम्प्लेक्स मोटर पार्ट एयरक्राफ्ट यूज फॉर कमर्शियल ऑपरेशन एंड कॉम्प्लेक्स मोटर पार्ट एयरक्राफ्ट विच आर फॉर नॉन कमर्शियल ऑपरेशन। सो दोनों में कंडीशंस सेम है। आपके जो कंटिन्यूइंग एयरवर्दीनेस टास्क है वो अप्रूव्ड कैमो के थ्रू होनी चाहिए, या तो आपके पास अप्रूव्ड कैमो ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर आप एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू किसी अप्रूव्ड कैमो ऑर्गेनाइजेशन से अपने टास्क करवाएं। एंड द सेकेंड वन, आपके जो एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस है वो सब पार्ट एफ ऑर्गेनाइजेशन करेगी, सब पार्ट एफ अंडर कार एम सब पार्ट एफ जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक अप्रूव्ड मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन होती है फॉर नॉन कॉम्प्लेक्स मोटर पार्ट एयरक्राफ्ट। सो आपका मेंटेनेंस इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होना चाहिए, आइदर यू कैन हैव एन अप्रूवल और यू मस्ट बी हैविंग अ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट विद दैट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पॉइंट्स हमने कवर किए थे प्रेजेंटेशन में भी, और यही पॉइंट्स आपके यहाँ पर कार के डॉक्यूमेंट में भी मेंशन्ड है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन लिखिए। I will cover it in a video where I will be answering all the questions which are given in the comment box. I hope यहाँ तक आपको समझ आया हो। Thank you so much.